चमचमाती रोशनी और नाइट लाइफ से भरे लास वेगस की सड़कों पर, जहां लोग आम तौर पर किस्मत आजमाने आते हैं, उस रात किस्मत के नाम पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। 2 नकाबपोश हमलावरों ने अचानक एक परिवार को निशाना बनाया। वे निहत्थे थे, थके हुए थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनका सामना लास वेगस के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती से होने वाला है। ये कहानी है एक ऐसे गैंग की जिसने एक एटीएम कैश डिपॉजिटरी को लूटा और वहां से $10 लाख से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। ये कोई आम चोरी नहीं थी। पूरा ऑपरेशन बेहद प्लान्ड और टाइमिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया था। हर मूव, हर सेकंड जैसे किसी हाइस्ट मूवी की स्क्रिप्ट से निकला हुआ हो। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे पुलिस और FBI सुरागों के पीछे भागते हैं, कहानी मोड़ लेती है। एक मर्डर, एक बोल्ड जेल ब्रेक और आखिर में एक ऐसा टकराव जहां एक अपराधी अपनी खुद की फैमिली को दांव पर लगाने को भी तैयार हो जाता है। 21 दिसंबर 1998 की रात लास वेगस की ठंडी हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। सड़कों पर हलचल कम थी, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। एक कपल और उसकी 18 साल की बहन जो एक जैनिटोरियल सर्विस चलाते थे। जैनिटोरियल सर्विस यानी दफ्तरों, स्कूलों और इमारतों की रोजाना सफाई और मेंटेनेंस की प्रोफेशनल सेवा। वो हर दिन की तरह अपने काम के लिए तैयार हो रहे थे, मगर उस रात उनका रूटीन टूटने वाला था। जैसे ही वे अपनी वैन के पास पहुंचे, 2 नकाबपोश आदमी अचानक दौड़ते हुए आए और उन्हें जबरदस्ती अंदर धकेल दिया। वो रात जो एक नॉर्मल शिफ्ट होनी थी, अब टेरर और कैप्टिविटी की एक लंबी कहानी में बदल चुकी थी। महिलाएं चिल्लाईं, रोईं, लेकिन कुछ नहीं बदला। गनमैन ने उन्हें आंखों पर पट्टी बांध दी, उनके हाथ बांध दिए। डर अब उनकी सांसों में बस चुका था और उस खामोशी को सिर्फ एक आवाज ने तोड़ा, काटू, आर यू इन पोजिशन? इन लुटेरों को जैनिटोरियल टीम की पूरी डेली रूटीन पता थी। उन्हें मालूम था कि ये लोग हर रात 11 बजे बैंक ऑफ अमेरिका बिल्डिंग में सफाई शुरू करते हैं। अब वही शेड्यूल एक वेपन बन चुका था। गैंग उस समय और जगह को बिल्कुल सही ढंग से अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा था। वैन को उसी जगह ले जाया गया जहां यह टीम रोज पार्क करती थी। लुटेरे जानते थे अगर कोई गड़बड़ हुई तो पूरा प्लान फेल हो सकता है। एक एक करके हॉस्टेजेस को वैन से बाहर निकाला गया और शुरू हुआ लास वेगस की सबसे साहसी हाइस्ट का अगला फेज। अब वो बिल्डिंग जहां ये लोग हर रात सफाई करने जाते थे कोई आम ऑफिस नहीं थी। ये थी बैंक ऑफ अमेरिका की सेंट्रल एटीएम रिपॉजिटरी, एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जगह जहां हर रात 1200 से ज्यादा एटीएम से निकला हुआ कैश जमा किया जाता था और कई बार सिर्फ एक रात में वहां $10 लाख से भी ज्यादा कैश जमा हो जाता था। लुटेरों को सब कुछ पहले से पता था। उन्होंने स्टाफ से की कार्ड और सिक्योरिटी कोड जबरदस्ती ले ली और बैंक का अलार्म सिस्टम पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। एक एक करके उन्हें बिल्डिंग के अंदर धकेला गया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गनमैन ने कपल की तरफ देखा और एक ठंडी सख्त आवाज में कहा, अपना काम करो, बिल्डिंग वैसे ही साफ करो जैसे हर रोज करते हो। अब यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये एक माइंड गेम बन चुका था। दोनों समझ चुके थे अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया या किसी तरह से मदद मांगने की कोशिश की तो अंजाम भयानक हो सकता है। गनमैन ने 18 साल की बहन को खुद के पास रोक लिया। वो अब एक हॉस्टेज बन चुकी थी जिसके जरिए वो कपल को कंट्रोल कर रहे थे। गनमैन ने कहा, अब जाकर सफाई करो, एक्टिंग मत करो, काम करो। अब उनके हर कदम, हर सांस पर नजर थी और हर गलती की कीमत एक जान हो सकती थी। 11:30 हुए थे और तभी बैंक ऑफ अमेरिका की पार्किंग में एक आर्मर्ड कैश ट्रक दाखिल होता है। रूटीन के मुताबिक गार्ड्स बैंक के अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी कंपनी को कॉल करते हैं, पूछते हैं कोई अनऑथराइज्ड एंट्री तो नहीं हुई है। जवाब आता है, नहीं, अंदर सिर्फ जेनिटर्स हैं, सब नॉर्मल लग रहा है। गार्ड्स जब पार्किंग की तरफ देखते हैं उन्हें वही वैन दिखाई देती है जो हर रात आती है। बिल्डिंग का माहौल, लाइटिंग और अंदर हलचल सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रात होता है। उन्हें कोई शक नहीं हुआ, मगर अंदर वो कपल जो जेनिटर्स बनकर रूटीन वर्क कर रहे थे
उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उनकी आंखों में डर था और दिमाग में बस एक ही ख्याल, अगर हमने कुछ कहा, कुछ इशारा किया तो उस लड़की की जान जा सकती है। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक शब्द तक नहीं, सिर्फ काम करते रहे जैसे हर दिन करते थे। लेकिन इस बार हर मोमेंट मौत के साए में बीत रहा था। जैसे ही गार्ड्स बैंक का वॉल्ट खोलते हैं जिसमें उस रात के कैश डिपॉजिट्स रखे गए थे, सामने एक मोटी रकम पहले से ही तैयार थी। $1,88,000 श्रिंक रैप में पैक, जैसे किसी को सिर्फ उठाकर ले जाना हो। लेकिन तभी, नीचे लेट जाओ, हाथ ऊपर करो। गनमैन अचानक बाहर निकलते हैं और दोनों गार्ड्स को हथियार के बल पर काबू में ले लेते हैं। एक गार्ड कुछ कहने या हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पल का फैसला सिर्फ एक गोली करती है। अफर तफरी में चली गोली जमीन से टकराई और फिर सीधे एक गार्ड के सीने में जा लगी। वो गार्ड वहीं जमीन पर गिर पड़ा, सांसें तेज, चेहरे पर दर्द, लेकिन अभी तक होश में था। गोली लगते ही रॉबर्स ने एक पल भी नहीं गंवाया और वहां से भाग निकले। पीछे रह गया सिर्फ एक घायल गार्ड और उसका साथी जो शॉक में था। उसने तुरंत फोन उठाया, इमरजेंसी डायल किया और कांपती आवाज में कहा, मेरे पार्टनर को गोली लग गई है, मुझे तुरंत एम्बुलेंस चाहिए प्लीज। कुछ ही मिनटों में FBI मौके पर पहुंचती है। लीड कर रहे थे स्पेशल एजेंट हेनरी श्लम्फ। अब यह मामला फेडरल जुरिस्डिक्शन में था। एजेंट श्लम्फ के मुताबिक सब लोग डरे हुए थे। किसी से बात कर पाना और असली कहानी निकाल पाना थोड़ा वक्त लेने वाला था। चूंकि रॉबर्स ने मास्क पहन रखे थे, इसलिए हमारे पास उनकी पहचान को लेकर बहुत ही जनरल इंफॉर्मेशन थी। जो डिस्क्रिप्शन मिला वो कुछ यूं था, 2 मेल्स जो या तो कॉकेशियन, ब्लैक या हिस्पैनिक हो सकते थे। हाइट लगभग 6 फीट से 6 फीट 3 इंच। वेट करीब 200 पाउंड। बस इतना ही। कोई नाम नहीं, कोई गाड़ी का नंबर नहीं, ना ही कोई साफ चेहरा। ऐसे में हर छोटा सा डिटेल भी बहुत मायने रखता था। जब जेनिटर्स से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक छोटा लेकिन बहुत अहम डिटेल शेयर किया। उन्होंने बताया, जब लुटेरे बैंक के अंदर घुसे तो उन्होंने वहां लगे CCTV कैमरों की संख्या देखकर एक पल के लिए हैरानी दिखाई, जैसे उन्हें अंदाजा नहीं था कि वहां इतने कैमरे होंगे। बस यही एक बात FBI और लोकल एजेंसीज को सोच में डाल देती है। अगर ये कोई इनसाइड जॉब होता तो क्या लुटेरों को पहले से कैमरों की जानकारी नहीं होती? कहीं ये पूरी हाइस्ट उतनी प्लान्ड नहीं थी जितनी लग रही थी। जांच आगे बढ़ती है और तभी सामने आता है एक गवाह, एक ट्रक ड्राइवर जो उसी रात पास की एक दुकान में लेट नाइट डिलीवरी देने गया था। उसने जो देखा वो इस केस की पहली सॉलिड लीड बन जाता है। ड्राइवर ने बताया, मैंने 2 आदमी देखे जो भागते हुए बैंक से निकले और कुछ बैग्स एक वाइट शेवरोलेट S10 पिकअप ट्रक में फेंके। फिर वो ट्रक तेजी से वहां से निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब पहली बार पुलिस के पास कुछ ठोस था। कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन एक गाड़ी, वाइट चेवी S10 पिकअप ट्रक। कई बार केस हल करने के लिए एक ही सही सुराग काफी होता है और शायद ये वही सुराग था। जैसे ही पुलिस को वाइट शेवरोलेट S10 पिकअप ट्रक की जानकारी मिली, सारे यूनिट्स को अलर्ट कर दिया गया। पूरे इलाके में सर्च ऑर्डर फैलाया गया क्योंकि अब उनके पास एक टारगेट था। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि ठीक 1/4 मील दूर एक रेजिडेंशियल स्ट्रीट में वही जैसा ट्रक बताया गया था खड़ा मिला। जैसे ही ट्रक की नंबर प्लेट चेक की गई, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वो ट्रक असल में लास वेगास मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट का एक पुलिस मेंटेनेंस व्हीकल था जो 1 हफ्ते पहले चोरी हुआ था। अब जांच पहुंची उस गली के लोगों तक। एक महिला जिसका घर उसी जगह सबसे पास था, उसने पुलिस को बताया, मैंने किसी को उस ट्रक से बाहर निकलते नहीं देखा, लेकिन उसी शाम उसी जगह पहले एक और ट्रक खड़ा था। वो दूसरा ट्रक था एक वाइट GMC ड्यूली, एक ऐसा पिकअप ट्रक जिसमें पीछे के हिस्से में 4 टायर लगे होते हैं। आमतौर पर हैवी लोड उठाने या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। जांचकर्ताओं को शक हुआ कि लुटेरों ने गाड़ियों की अदला बदली की थी। ये एक पुराना और कारगर तरीका है जिससे पुलिस को कंफ्यूज किया जा सके। शेवरोलेट S10 को पास में छोड़ना और असली गेटअवे करना GMC ड्यूली से, इससे साफ था कि ये अमेचर्स नहीं थे। अब पुलिस ने GMC ट्रक के लिए भी ऑल पॉइंट्स बुलेटिन APB जारी कर दिया। APB मतलब होता है
पुलिस का एक मैसेज जो सब जगह भेजा जाता है ताकि किसी अपराधी या गाड़ी को जल्दी से ढूंढा जा सके। कुछ घंटों बाद एक राहत की खबर आई। जिस गार्ड को गोली लगी थी उसकी सर्जरी हो चुकी थी और उसकी जान बच गई थी, मगर उस राहत के साथ साथ एक बड़ा नुकसान भी सामने आया। अगले दिन बैंक ने पुष्टि की $1,88,000 कैश चोरी हुआ है। लास वेगस के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैती। FBI अब भी यही मान रही थी कि यह शायद इनसाइड जॉब नहीं था, मगर फिर भी किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया गया। आर्मर्ड ट्रक गार्ड्स, बैंक स्टाफ सभी से पूछताछ की गई। कुछ को पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी गुजारा गया, मगर कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे किसी पर शक किया जा सके। FBI एजेंट हेनरी ने कहा, हमें लगने लगा था कि लुटेरों ने शायद कई दिन तक बैंक और गार्ड्स की रूटीन को ऑब्जर्व किया होगा और उसी से उन्हें सारी जरूरी जानकारी मिल गई होगी। अब तक की तमाम कोशिशों के बावजूद कोई ठोस लीड हाथ नहीं लगी थी। जांच जैसे एक बंद रास्ते पर आकर रुक गई थी। ऐसे में बैंक ऑफ अमेरिका और आर्मर्ड कार कंपनी के अधिकारियों ने एक इनामी राशि घोषित करने का फैसला किया ताकि अगर किसी को कोई जानकारी हो तो वो सामने आ सके। स्पेशल एजेंट हेनरी ने सुझाव दिया $50,000 का इनाम। बैंक रॉबरी के मामलों में ये एक बड़ी रकम मानी जाती है और इस केस में तो पब्लिक इंटरेस्ट जगाना अब बेहद जरूरी था। इसके बाद FBI एजेंट्स ने लोकल अथॉरिटीज को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया। एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति बड़ी मात्रा में कैश लेकर सफर करने की कोशिश करे तो तुरंत सूचना दी जाए। सभी जेलों को निर्देश दिए गए कि अगर कोई व्यक्ति कैश में बेल देने की कोशिश करे तो उसे भी रिपोर्ट किया जाए। ठीक एक हफ्ते बाद FBI को एक कॉल आता है। कॉल किया गया था मैककार्न एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम को। किसी ने फोन पर पूछताछ की थी, क्या बड़ी मात्रा में कैश मेटल डिटेक्टर को ट्रिगर करेगा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने वो कॉलर ID सेव कर ली थी और अब वो FBI को सौंप दी गई। जैसे ही FBI ने उस कॉलर ID को ट्रेस किया तो पता चला वो कॉल की गई थी एक सबरबान हाउस से। एजेंट्स ने घर पर निगरानी शुरू कर दी। हर आधे घंटे में कोई आता कोई जाता। एक पैटर्न था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये किसी इलीगल एक्टिविटी का ठिकाना था या बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी। कई घंटों तक ऑब्जर्वेशन करने के बाद एजेंट्स ने फैसला लिया, अब डायरेक्ट बात करनी चाहिए। हेलो, मैं लास वेगास पुलिस डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेटर डेविस हूं और ये हैं स्पेशल एजेंट रीड FBI से। दरवाजा एक महिला ने खोला जो बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लग रही थी। वो एक पियानो टीचर थी जो बच्चों को हाफ आवर की क्लासेस देती थी। वो जल्द ही यूटा जाने वाली थी और उसके पास लगभग $3,000 कैश था। उसी सिलसिले में उसने एयरपोर्ट पर कॉल किया था, ये जानने के लिए कि क्या इतनी कैश राशि मेटल डिटेक्टर में अलर्ट कर सकती है। FBI ने जब सारी बात समझी तो साफ हो गया, ये लीड बेकार थी। अब एजेंट्स एक बार फिर वहीं खड़े थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। क्लूज खत्म हो चुके थे और उम्मीदें भी, मगर उसी दिन हालात अचानक बदलते हैं। लास वेगस मेट्रो पुलिस को एक महिला का कॉल आता है जिसने इनाम का पोस्टर देखा था और अब वो सामने आना चाहती थी। उसका दावा था कि उसके पास बैंक रॉबरी से जुड़ी बहुत अहम जानकारी है। एजेंट ने सीधा सवाल किया, तो अपनी उस स्ट्रिपर दोस्त के बारे में बताओ। महिला ने जवाब दिया, उसका नाम है जेनिफर। उसने बताया कि जेनिफर एक लोकल स्ट्रिप क्लब में डांसर है और हाल ही में वो बहुत कैश खर्च कर रही है। कपड़े, गहने, पार्टियां, सब कुछ अचानक बदल गया था और यही बदलाव FBI को अलर्ट कर देता है। महिला ने जेनिफर का फोन नंबर भी दिया। जब FBI ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला नंबर रेंटेड ट्रेलर होम का था। अब ट्रेलर पर सर्वेलेंस शुरू हो चुकी थी। हर मूवमेंट, हर विजिटर, हर कार और कॉल, सब पर नजर रखी जा रही थी। कुछ ही मिनटों बाद एक वाइड GMC ट्रक उस ट्रेलर होम के सामने आकर रुकता है। ठीक वही मॉडल जो लुटेरों ने भागने के लिए इस्तेमाल किया था। एजेंट्स ने बिना देर किए उस ट्रक की नंबर प्लेट चेक की। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो ट्रक लास वेगस में रहने वाले एक शख्स के नाम पर था, टिमोथी ब्लैकबर्न। जैसे ही ट्रक की पहचान टिमोथी ब्लैकबर्न के नाम से हुई, सर्वेलेंस टीम ने तुरंत स्पेशल एजेंट हेनरी को सूचना दी।
अब एफबीआई के पास इतनी मजबूत लीड थी कि उन्हें ट्रेलर होम के लिए सर्च वारंट मिल गया। अब वक्त था एक्शन का। स्वॉट टीम को अलर्ट किया गया। स्वॉट टीम का मतलब स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। ये एक खास ट्रेनिंग वाली पुलिस टीम होती है जो बहुत खतरनाक और हाई रिस्क मिशन को संभालती है। लक्ष्य बिल्कुल साफ था। सस्पेक्ट्स आर्म्ड और डेंजरस हो सकते थे क्योंकि एक गार्ड को पहले ही गोली लग चुकी थी। टीम ट्रेलर के पास पहुंची। दरवाजा खटखटाया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ सेकंड का सस्पेंस और फिर दरवाजा तोड़ दिया गया। सर्च वारंट को एग्जीक्यूट किया गया। ट्रेलर के अंदर एक आदमी मिला। उसने खुद को राइली बेट्स बताया और कहा, जेनिफर मेरी गर्लफ्रेंड है। अब एजेंट्स दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक टीम ट्रेलर होम की तलाशी में लग गई जबकि दूसरी टीम पहुंची स्ट्रिप क्लब जहां जेनिफर डांसर के तौर पर काम करती थी। एफबीआई है, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जेनिफर ने नजरें उठाईं, थोड़ी नर्वस, थोड़ी तैयार। किस बारे में? आप हाल ही में काफी कैश खर्च कर रही हैं। जेनिफर का जवाब ठंडा और सीधा था, वो पैसा मेरा अपना है। मैं पिछले 4 सालों से डांस कर रही हूं। मुझे किसी भी चोरी या डकैती के बारे में कुछ नहीं पता। उधर ट्रेलर की तलाशी में एजेंट्स को कुछ ऐसा मिला जिसने सबका ध्यान खींच लिया। एक हैवी ड्यूटी सेफ जो बिल्कुल नया लग रहा था। न उसके ऊपर कोई खरोंच, न धूल, न पुराने निशान, जैसे अभी हाल ही में वहां लाया गया हो। यह वाकई अजीब बात थी। पूरा ट्रेलर कचरे से भरा हुआ था। बिखरे हुए कपड़े, खाली डिब्बे, टूटे सामान। कोई नहीं कह सकता था कि वहां कोई अमीर इंसान रह रहा होगा। लेकिन उसी गंदगी के बीच एक नया, चमचमाता, महंगा सेफ रखा हुआ था। इसका कॉम्बिनेशन क्या है? राइली ने बिना पलक झपकाए कहा, यह सेफ मेरी गर्लफ्रेंड का है, सिर्फ वही इसे खोल सकती है। एजेंट ने बिना वक्त गवाए जेनिफर को कॉल किया। हेलो जेनिफर, सेफ का कॉम्बिनेशन बताओ। जेनिफर का जवाब ठंडा और साफ था, यह मेरा सेफ नहीं है, यह मेरे बॉयफ्रेंड का है। मुझे इसका कोई नंबर नहीं पता। एजेंट ने सवाल दोहराया, अब थोड़ी सख्ती के साथ। सेफ का कॉम्बिनेशन क्या है? जेनिफर फिर बोली, मैंने कहा ना, यह मेरा नहीं है। राइली के पास कॉम्बिनेशन है, न कि मेरे पास। अब हालात और भी उलझ चुके थे। सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे थे। अब एजेंट वापस लौटते हैं राइली बेट्स के पास। उसे बताया गया, उसकी ही गर्लफ्रेंड ने कहा है कि कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास है। कुछ सेकंड की चुप्पी, थोड़ी टाल मटोल और फिर राइली ने कॉम्बो बता दिया। एक छोटा सा नंबर जो शायद उस $1 मिलियन मिस्ट्री का दरवाजा खोलने वाला था। जैसे ही सेफ खोला गया, एफबीआई को अंदर से मिला $50,000 कैश और मारिजुआना से भरे बैग्स। एजेंट ने एक कड़ी नजर के साथ पूछा, यह सब क्या है? राइली ने बिना घबराए जवाब दिया, मैं बस गांजा बेच रहा था। गांजा? एजेंट ने दोहराया। राइली का दावा था कि यह सारा पैसा उसने ड्रग्स बेचकर कमाया है और उसे किसी भी बैंक रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एफबीआई को यकीन था वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, बाकी का पैसा कहां है? $1 मिलियन से ज्यादा की डकैती हुई थी और अब तक सिर्फ $50,000 मिले थे। दिसंबर 1998, लास वेगस। एक वायलेंट बैंक रॉबरी होती है। एक गार्ड को गोली मार दी जाती है और लुटेरे $1 मिलियन से ज्यादा लेकर गायब हो जाते हैं। अब तक की लीड्स एफबीआई को लाकर एक ट्रेलर होम तक पहुंचा चुकी थी, जहां मिला एक नया सेफ जिसमें था $50,000 कैश और ड्रग्स। जेनिफर आर्टेम, एक एक्सोटिक डांसर, कहती है कि वो पैसा उसने डांस से कमाया। उसका बॉयफ्रेंड राइली बेट्स कहता है कि वो पैसा उसने मारिजुआना बेचकर कमाया। मगर एफबीआई को अब बहाने नहीं, सच चाहिए। अब केस में शामिल होता है एफबीआई का टॉप इंटरव्यूअर, स्पेशल एजेंट ब्रेड शील्ड्स। उसका मिशन साफ था, राइली से सच बाहर निकालना। यह पैसा कहां से आया? तुम बड़ी मुसीबत में हो। एजेंट शील्ड्स ने उसे ट्रेलर से बाहर निकाला और अपनी गाड़ी में बैठाया। राइली का कंफर्ट जोन अब खत्म हो चुका था। अब तुम बड़ी परेशानी में हो, शील्ड्स ने फिर दोहराया। राइली बेट्स चालाक था, लेकिन उतना ही डरा हुआ भी। उसे अब यह समझ आने लगा था कि केस उसके काबू से बाहर जा चुका है। पैसा मिला था, ड्रग्स मिले थे, अब सिर्फ उसका कहना काफी नहीं था। वो बार बार दोहराता रहा, यह पैसा मैंने मारिजुआना बेचकर कमाया है। मगर सच ये था
अगर वो वाकई इतना कमा रहा होता तो क्या अब भी एक सस्ते ट्रेलर में रह रहा होता? एजेंट शील्ड्स ने दबाव और बढ़ा दिया। तुम्हें पता है तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो, है ना? राइली ने नजरें चुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन अब वो टूटने लगा था। एजेंट्स ने उसे होप दी। अगर तुम सच बता दो तो हम मैरिजुआना चार्जेस में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। राइली को अब सिर्फ एक चीज की चिंता थी, कहीं उसका नाम बैंक रॉबरी से न जुड़ जाए। और फिर मैंने कोई डकैती नहीं की है, राइली ने कहा। एजेंट शील्ड्स अब नजदीक थे। उन्हें लग रहा था सच सिर्फ 2 सवाल दूर है। तो उन्होंने अगला सवाल पूछा। ठीक है राइली, अगर तुमने रॉबरी नहीं की तो क्या तुम्हें पता है किसने की? राइली ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, यह मेरे भाई रॉबर्ट और उसके दोस्त टिम ने किया था। सच में? हाँ। टिम अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता। सच में मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं। FBI को रॉबर्ट की लोकेशन नहीं मिल पाई, लेकिन ट्रेलर की तलाशी में मिले कुछ नए सुराग, लुक्सोर कैसिनो के गेमिंग चिप्स और रिसीव्स। अब FBI एजेंट्स ने सीधे संपर्क किया लक्सोर होटल से। होटल मैनेजमेंट ने पुष्टि की, रॉबर्ट बेट्स इस समय हमारे होटल में ही ठहरा हुआ है। होटल सिक्योरिटी टीम ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। रॉबर्ट तब से लगातार पार्टी कर रहा था, हर चीज का पेमेंट कैश में कर रहा था। गेस्ट पोर्टफोलियो के मुताबिक रॉबर्ट ने डकैती की रात से ही बड़ी रकम खर्च करनी शुरू कर दी थी। FBI एजेंट्स ने उसके होटल रूम की निगरानी शुरू की। बस इंतजार था कि वो कब वापस लौटेगा। जब रॉबर्ट होटल लौटा, उसके हाव भाव और हालत देखकर साफ हो गया वो किसी नशे में था। स्पेशल एजेंट हेनरी ने कहा, अगर कोई पूरी तरह नशे में हो तो इंटरव्यू करने का कोई मतलब नहीं होता। रॉबर्ट को कस्टडी में ले लिया गया। रॉबर्ट बेट्स के होटल रूम की तलाशी ली गई और वहां से FBI को ड्रग्स, एक गन और करीब $5,000 कैश मिला। लेकिन अब भी करीब $1 मिलियन गायब था। अब FBI एजेंट्स का फोकस सीधे गया उस दूसरे नाम की तरफ जो राइली ने बताया था, टिम ब्लैकबर्न। FBI ने टिम ब्लैकबर्न के घर के बाहर सर्विलांस सेटअप किया। लोकल पुलिस और फेडरल एजेंट्स चारों तरफ पोजीशन में तैनात थे, मगर ब्लैकबर्न कोई आम आदमी नहीं था। वो पहले भी आर्म्ड रॉबरी के लिए इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुका था और उसे एक हाईली डेंजरस सस्पेक्ट माना जाता था। टिम की उम्र करीब 26 साल, कद 6 फुट 3 इंच, वजन 230 पाउंड। वो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट था, हथियारों का शौकीन और एक ट्रेंड एक्यूरेट शूटर। FBI की क्रिमिनल एप्रीहेंशन टीम अब पूरी तरह एक्शन रेडी थी। स्पेशल एजेंट कास्टल निशिमोटो इस टैक्टिकल यूनिट का हिस्सा थे। उन्होंने कहा, मेरा काम था सड़कों पर नजर रखना। मुझे पता था कि वो आर्म्ड होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मैं उसे जल्द ही देख लूंगा। FBI एजेंट्स अभी टिम ब्लैकबर्न के घर के करीब ही पहुंच रहे थे कि तभी एक SUV तेज रफ्तार में उसी रोड पर आ गई। गाड़ी ने अचानक स्पीड पकड़ ली और सीधा एजेंट्स की तरफ बढ़ने लगी। सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड्स में हुआ। गाड़ी का कंट्रोल एक पल को ड्राइवर के हाथ से निकल गया। SUV अचानक रुकती है और तभी एक आदमी बाहर कूदता है और सीधा भागने लगता है। एजेंट्स ने तुरंत अंदाजा लगा लिया, यही टिम ब्लैकबर्न है। वो आदमी पीछे की बाउंड्री की तरफ दौड़ता है और एक एक करके दीवारें फांदता चला जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। FBI और लोकल पुलिस ने पूरे एरिया को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे ही SUV के ड्राइवर की पहचान की गई, सच कुछ और निकला। वो आदमी टिम नहीं था। SUV चला रही थी ब्लैकबर्न की सिस्टर इन लॉ, जो या तो जानबूझकर टिम की मदद कर रही थी या फिर उस वक्त कुछ और ही प्लान चल रहा था। FBI ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। अब FBI और लास वेगस पुलिस ने पूरे इलाके में घर घर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हर गली, हर कोना अब कानून की नजर में था। कुछ ही ब्लॉक दूर एक K9 यूनिट ने संदिग्ध की गंध पकड़ ली। टिम ब्लैकबर्न एक घर के बैकयार्ड में एक डेक के नीचे छिपा हुआ मिला। उसे एक K9 टीम ने ट्रैक किया। उसके पास एक मास्क था और उसके पैर पर एक होल्स्टर बंधा हुआ था। होल्स्टर का मतलब पिस्तौल रखने का एक चमड़े या कपड़े का कवर या केस, जो आमतौर पर कमर, कंधे या पैर पर बांधा जाता है। खुशकिस्मती से वो होल्स्टर खाली था। उसकी बंदूक रास्ते में दीवारें फांदते समय गिर चुकी थी। FBI ने तुरंत टिम ब्लैकबर्न और उसकी पत्नी सोफिया से पूछताछ शुरू कर दी।
एजेंट्स ने सीधा सवाल किया। क्योंकि हमें पता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, और ये भी कि तुम्हें पता है पैसा कहाँ है। अब हमें बता दो वो पैसा कहाँ है। एजेंट्स ने टिम को एक डील ऑफर की, कम सजा अगर वो रॉबरी में शामिल होने की बात मान ले। लेकिन ब्लैकबर्न ने एक बार फिर इनकार किया। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अगर तुम्हें दिख नहीं रहा तो समझ लो यहां कुछ भी नहीं है। अब भी वो सब कुछ नकार रहा था। अब शुरू हुआ घर का डिटेल्ड फोरेंसिक सर्च, एक ऐसा सर्च जो सिर्फ पुलिसिया छानबीन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन था। कोई भागदौड़ नहीं, कोई अंदाजा नहीं, बस हर चीज को मेथोडिकली जांचा गया। हर आइटम की पहले तस्वीर ली गई, हर कमरे को एक एक करके पूरी तरह छाना गया और अंत में घर के बाहर की जगहों की तलाशी ली गई। इस दौरान एजेंट्स को कुछ अहम सबूत मिले। फ्लेक्स कफ्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेनिटर्स को बांधने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वॉकी टॉकीज और सर्वेलेंस इक्विपमेंट, ये सिर्फ चोरी नहीं थी बल्कि मिलिट्री लेवल प्लानिंग वाली एक डकैती थी। और फिर सुबह के समय एजेंट्स ने टिम ब्लैकबर्न के बैकयार्ड में बने डॉग हाउस की तलाशी ली। वहीं से मिले कई डफल बैग्स। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने पैसे डॉग हाउस में छिपा दिए, एजेंट हेनरी ने कहा। लेकिन फिर सोचा शायद ये इतना बुरा आइडिया नहीं था, क्योंकि आमतौर पर कोई उस जगह को चेक ही नहीं करता। जैसे ही बैग्स खोले गए, अंदर मिला $9 लाख से ज्यादा कैश, यानी चोरी की गई रकम का लगभग 90%। इतने दिनों की सर्च, पूछताछ, झूठ और पीछा, अब जाकर वो पैसे सामने थे जिन्होंने पूरे लास वेगस को हिला दिया था। डफल बैग्स में मिले पैसों को गिनने में FBI एजेंट्स को करीब 10 घंटे लगे। हर नोट, हर बंडल बैंक ऑफ अमेरिका की उस रात की लूट का गवाह बन चुका था। शाम 4 बजे तक ये साफ हो गया था, यस, दिस वॉज द स्टोलन कैश। अब मामला कानूनी मोड़ पर आ चुका था। US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने टिम ब्लैकबर्न और रॉबर्ट बेट्स पर बैंक रॉबरी, किडनैपिंग, कारजैकिंग और हथियार के साथ वायलेंट क्राइम करने के आरोप लगाए। उन्हें नॉर्थ लास वेगस डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। लेकिन FBI का काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। एजेंट्स को पूरा यकीन था ब्लैकबर्न और बेट्स इस प्लान में अकेले नहीं थे। इस लेवल की हाइस्ट सिर्फ 2 लोग मिलकर नहीं कर सकते। हर डिटेल, हर मूवमेंट, हर गेटअवे स्टेप लॉजिस्टिकली ऐसा ऑपरेशन और लोगों की मदद के बिना मुमकिन नहीं था। अब शक की नजर गई सोफिया ब्लैकबर्न पर, टिम की पत्नी। उसकी बातें, उसके जवाब, उसका बॉडी लैंग्वेज किसी भी एंगल से कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। एक एजेंट ने बताया, मैं कई बार सोफिया से बात करने उसके घर गया। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मिला जो नॉर्मल नहीं था। सोफिया ब्लैकबर्न ने दावा किया कि उसे रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता। उसने ये भी कहा कि डकैती वाली रात वो पूरी रात टिम के साथ थी, मगर जो पैसा, जो सर्वेलेंस गियर और जो सामान घर से मिला, उसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। वो डरी हुई थी। उसका पति जेल में था और उसे 2 छोटी बेटियों की देखभाल अकेले करनी थी। उसने सहयोग करने की कोशिश की, लेकिन जो कहानियां वो बता रही थीं वो इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी और इलॉजिकल थीं कि उन पर यकीन करना मुश्किल था। वो जानती थी अगर उसने कुछ भी ऐसा कहा जो टिम ब्लैकबर्न को दोषी साबित करता तो शायद उसका परिवार हमेशा के लिए टूट जाता, और इसलिए वो चुप रही। FBI को अब यकीन हो गया था सोफिया कभी भी टिम के खिलाफ नहीं बोलेगी। 11 अगस्त 1999, $1 मिलियन रॉबरी के 7 महीने बाद सोफिया ब्लैकबर्न अपने पति टिम से मिलने जेल आती है। जैसे ही वो विजिटिंग बूथ पर बैठती है, टिम धीरे से फुसफुसाता है, उन्हें मत बताना मैं कहाँ हूं। सोफिया के की चेन से जुड़ा एक छोटा सा टूल अब उसकी हथेली में था। वो चुपचाप विजिटिंग विंडो के स्क्रूज ढीले करने लगती है। बच्चे कैसे हैं? टिम पूछता है। बिल्कुल ठीक हैं, सोफिया मुस्कुराकर जवाब देती है। बाहर से ये एक नॉर्मल मुलाकात लग रही थी, मगर अंदर एक सिनेमैटिक जेल ब्रेक का हर पल सेट हो रहा था। जैसे ही गार्ड कुछ सेकंड के लिए बाहर गया, टिम ने एक्शन ले लिया। वो झट से बुलेट प्रूफ ग्लास को हटाता है और सीधा सैली पोर्ट में कूद जाता है। सैली पोर्ट एक ऐसा सुरक्षा सिस्टम जिसमें 2 गेट्स होते हैं, एक बंद होता है तभी दूसरा खुलता है। टिम उन पलों को परफेक्टली टाइम करता है और सिक्योरिटी बैरियर्स को छकमा देकर भाग निकलता है। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अभी बाकी था। जेल से निकलते ही सोफिया वो कदम उठाती है जिसने पूरे देश को हिला दिया।
सोफिया पहले से तैयारी कर चुकी थी। वो एक गन पहले से जेल के बाहर छिपाकर रख चुकी थी और जैसे ही टिम जेल से बाहर निकलता है वो गन उठाकर उसे फेंक देती है। सायरन बजने लगते हैं, पूरी जेल में अलार्म एक्टिवेट हो जाता है, गार्ड्स हरकत में आ जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक बर्न्स और गार्ड्स के बीच एक खतरनाक फायर फाइट शुरू हो जाती है। गोली चलने की आवाजें गूंजती हैं, पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। 11 अगस्त 1999 लास वेगस के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती का मुख्य आरोपी टिमोथी ब्लैकबर्न अपनी पत्नी सोफिया की मदद से जेल तोड़कर भाग निकलता है। और अब यह सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं थी, ये एक सिनेमैटिक जेल ब्रेक थी। FBI स्पेशल एजेंट हेनरी बताते हैं, हमने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की लेकिन उसने हम पर ही गोली चला दी। टिम का प्लान था एक पिकअप ट्रक से भाग निकलना जो जेल के पास ही प्री पार्क्ड था, लेकिन जैसे ही गार्ड्स ने फायरिंग शुरू की टिम को वो ट्रक छोड़ना पड़ा और तभी एक दूसरी गाड़ी तेजी से आकर रुकती है। सोफिया ब्लैकबर्न एक इसूजू रोडियो SUV में टिम को लेने पहुंच चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स में दोनों SUV में बैठते हैं और गार्ड्स की फायरिंग रेंज से बाहर निकल जाते हैं। FBI एजेंट्स को यकीन नहीं हो रहा था कि टिम ब्लैकबर्न सच में जेल से भागने में कामयाब हो गया था। बहुत लोग जेल से भागना चाहते हैं, कई कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम ही बचकर निकल पाते हैं। ये एक बार फिर साबित कर रहा था टिम ब्लैकबर्न अनप्रिडिक्टेबल था और खतरनाक। अब FBI एजेंट्स हेनरी और ब्रेट शील्ड्स ने ब्लैकबर्न के रिश्तेदारों को ट्रैक करना शुरू किया। कुछ ही समय में एजेंट्स को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का पता चला जहां उसकी सिस्टर इन लॉ रहती थी। जैसे ही एजेंट्स उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर पहुंचे, उनकी नजर पड़ी उसी इसूजू रोडियो SUV पर जो जेल ब्रेक के दौरान इस्तेमाल हुई थी। तुरंत उसका नंबर प्लेट चेक किया गया। SUV सोफिया ब्लैकबर्न के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी देखी, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एड्रेनलिन अब अपने पीक पर था। हर सेकंड, हर आवाज अब एक खतरे की तरह लग रही थी। चूंकि अब यह केस था फेडरल कस्टडी से भागने का, इसलिए यह जिम्मेदारी अब US मार्शल्स की भी बन चुकी थी। FBI ने तुरंत अपने US मार्शल्स यूनिट को कॉल किया और तब तक एजेंट्स वहीं SUV के पास बैठे रहे। उन्हें नहीं पता था टिम ब्लैकबर्न कब वापस आने वाला है। क्या अगले कुछ सेकंड्स में उन्हें उसी SUV के पास सीधा सामना करना पड़ेगा और क्या यह टकराव US मार्शल्स के पहुंचने से पहले हो जाएगा? हर सेकंड एक भारी सवाल बन गया था। कुछ देर की टेंशन के बाद US मार्शल्स की टीम उस अपार्टमेंट बिल्डिंग पर पहुंची जहां ब्लैकबर्न की सिस्टर इन लॉ का पता मिला था और उन्होंने बिल्डिंग में रहने वालों से सामान्य रूप से बातचीत करते हुए तलाशी की अनुमति मांगी। सिस्टर इन लॉ ने अनुमति दी और FBI तथा मार्शल्स ने अपार्टमेंट की तलाशी ली, लेकिन ब्लैकबर्न वहां मौजूद नहीं था। जेल ब्रेक में इस्तेमाल की गई इसूजू रोडियो SUV बिल्डिंग के बाहर खड़ी मिली और जब उसका नंबर प्लेट चेक किया गया तो वह सोफिया ब्लैकबर्न के नाम रजिस्टर्ड निकली, जिस कारण उसे तुरंत जब्त कर लिया गया। एजेंट्स ने जब ब्लैकबर्न की सिस्टर इन लॉ से पूछा कि टिम कहाँ है, तो उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। और जब पूछा गया कि सोफिया की SUV वहां कैसे आई जबकि उसकी असली गाड़ी तो निसान पाथफाइंडर थी, तो उसने जवाब दिया कि वह गाड़ी रिपेयर में है। FBI ने जब रिपेयर की जानकारी चेक की तो सामने आया कि यह कहानी झूठी थी और एजेंट्स को यकीन हो गया कि टिम और सोफिया अब उसी निसान पाथफाइंडर में फरार हैं। जब एजेंट्स ने सिस्टर इन लॉ से पूछा कि वो गाड़ी कहाँ है, तो उसने कहा, मुझे नहीं पता। इसके बाद FBI ने पूरे इलाके में एक इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अगले एक हफ्ते तक न तो टिम ब्लैकबर्न, न सोफिया और न ही उनके 2 छोटे बच्चों का कोई सुराग मिला। 9 दिन बाद लास वेगस पुलिस के एक हेलीकॉप्टर को रेगिस्तान के बीचों बीच एक निसान पाथफाइंडर खड़ी दिखाई दी और पास ही एक 4 लोगों का परिवार भी था। FBI और लोकल पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। FBI SWAT टीम की अगुवाई कर रहे थे स्पेशल एजेंट कैसल निशिमोटो। टीम एक ऊंचे चोटी पर थे और सामने घाटी में कुछ लोग दिख रहे थे, लेकिन इतनी दूर से यह पता लगाना मुश्किल था कि वो टिम और सोफिया ही हैं या कोई और। अगर एजेंट्स और करीब जाते तो उन्हें खुले मैदान से होकर जाना पड़ता, जो बिल्कुल बिना कवर वाला और सीधे खतरे में डालने वाला रास्ता था। FBI को अच्छी तरह याद था कि टिम ब्लैकबर्न एक एक्सपर्ट शूटर है
और एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। फिर भी जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा था, एजेंट हेनरी ने खुद गाड़ी लेकर नीचे जाने का फैसला किया ताकि वो पास जाकर अपनी आंखों से देख सकें कि आखिर वहां कौन है। ऐसा करना बहुत हिम्मत का काम था क्योंकि वहां सिर्फ स्नाइपर्स थे जो दूर से कवर दे सकते थे और उनका शॉट भी करीब 300 से 400 गज की दूरी से था। जैसे ही एजेंट हेनरी श्लम्फ उस परिवार के पास पहुंचे, उनके चेहरे साफ दिखने लगे और तब उन्हें समझ आया कि ये वो लोग नहीं थे जिन्हें वे ढूंढ रहे थे। ये टिम ब्लैकबर्न और उसका परिवार नहीं था। FBI को एक और डेड एंड मिला था, लेकिन इस बार हेनरी ने एक और अहम चीज महसूस की कि वो हर बार इतने बड़े स्केल पर ऑपरेशन ही चला सकते, क्योंकि इस बार सिर्फ एक शक की वजह से पूरे इलाके में करीब 100 गाड़ियां लग चुकी थीं। स्वॉट, पुलिस, फोरेंसिक टीम, सब कुछ एक जगह लगा हुआ था। हेनरी सोच रहे थे कि अगर हर बार किसी के कहने पर बिना पक्के सुराग के वो इसी तरह मैदान में उतरते रहे तो उनके सारे रिसोर्स जल्द ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन हार मानना किसी के लिए ऑप्शन नहीं था, न FBI के लिए, न US मार्शल्स के लिए, न उस सिस्टम के लिए जो ब्लैकबर्न को फिर से सलाखों के पीछे देखना चाहता था। अगली ही रात सभी एजेंसियों ने मिलकर तय किया कि अब पूरा जोर लगाया जाएगा और कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। एक 40 लोगों की स्पेशल टीम बनाई गई जिसमें FBI, US मार्शल्स, लोकल पुलिस, हेंडरसन डिपार्टमेंट और डिटेंशन सेंटर का स्टाफ शामिल था। प्लान साफ था, टिम ब्लैकबर्न से जुड़ा हर इंसान इंटरव्यू किया जाएगा, उसके हर रिश्तेदार के घर तलाशी ली जाएगी और हर गाड़ी चेक की जाएगी जिसमें उसके पहुंचने का शक भी हो। उसी दौरान US मार्शल्स ने FBI को जानकारी दी कि उन्हें एक संदिग्ध दिखाई दिया है जो टिम ब्लैकबर्न जैसा दिखता है और शायद वही हो सकता है। ये खबर मिलते ही FBI और लोकल पुलिस तुरंत उस जगह पहुंच गई। FBI एजेंट हेनरी श्लम्फ ने बताया कि वो ठीक उसी वक्त वहां पहुंचे जब मार्शल्स उस शख्स को पकड़ रहे थे जिसे वे लोग टिम ब्लैकबर्न समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही हेनरी ने उसका चेहरा देखा, उन्हें तुरंत समझ आ गया ये टिम नहीं था, ये उसका छोटा भाई था और उसे हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इस मोड़ ने यह साफ कर दिया कि टिम ब्लैकबर्न अब भी फरार था और हर कदम के साथ ये केस और ज्यादा उलझता जा रहा था। उसका छोटा भाई जो हूबहू टिम जैसा दिखता था, थोड़ा कम उम्र का, थोड़ा छोटा कद का, लेकिन शक की नजरों से बच नहीं पाया और जब उसकी ID चेक की गई तो पता चला कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ एक दिन पहले ही बनवाया गया था। एजेंट्स ने जब पूछा पुराना लाइसेंस कहाँ है तो उसने सीधा जवाब दिया खो गया है। लेकिन जांचकर्ताओं को पूरा यकीन था कि टिम ब्लैकबर्न के छोटे भाई ने अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस जानबूझकर उसे दे दिया था ताकि वो उसे फेक ID की तरह इस्तेमाल कर सके और पहचान से बचा रहे। जब उसकी कार की तलाशी ली गई तो वहां से टिम ब्लैकबर्न का एक नोट मिला जिसमें उसने अपने भाई से पैसे मंगवाने की बात लिखी थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास कभी $1 मिलियन थे, अब अपनी पहचान छिपाकर जिंदा रहने के लिए अपने छोटे भाई से उधार मांग रहा था। FBI ने टिम के भाई को एक फरार अपराधी की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उसकी सिस्टर इन लॉ को भी अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने झूठ बोला था कि निसान पाथफाइंडर रिपेयर में है, जबकि वो कार टिम और सोफिया के फरार होने में इस्तेमाल हुई थी। अब जब टिम ब्लैकबर्न के 2 परिवार वाले सलाखों के पीछे थे, FBI ने एक नई प्लानिंग शुरू की, एक ऐसा तरीका जिससे टिम खुद बाहर निकलने पर मजबूर हो जाए। लास वेगस का एक वायलेंट बैंक रॉबर जिसने अपनी पत्नी की मदद से जेल तोड़ दी थी, अब पिछले 3 दिनों से लगातार छिपते भागते फिर रहा था और यही वो वक्त था जब FBI ने फैसला किया कि अब उस पर दबाव बढ़ाना होगा। FBI ने अब एक ऐसा शख्स चुना जिससे टिम ब्लैकबर्न पर सीधा असर पड़ सकता था। एक बाउंसर जो टिम का करीबी दोस्त था और एक जेंटलमैन क्लब में काम करता था। टिम को जानने वाले ज्यादातर लोग या तो उसे पसंद करते थे या फिर उससे डरते थे और दोनों ही तरह के लोग जानकारी देने से बचते थे। ये दोस्त भी शुरू में कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने एक जरूरी बात बताई। जिस दिन टिम जेल से भागा उसी वक्त उसने उसे फोन किया था। फोन पर टिम की आवाज थी, मैं बाहर हूं, मैं बाहर हूं, और बैकग्राउंड में पुलिस सायरन की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। FBI एजेंट्स ने उस दोस्त से कहा, तुम वो आखिरी इंसान हो जिससे टिम ब्लैकबर्न ने बात की थी और हमें लगता है कि वो फिर से तुम्हें कॉल करेगा
और जब वो कॉल करे तो उसे बताना कि हमने उसका भाई और भाभी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जो भी उसकी मदद कर रहे हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब एक ही मकसद से किया जा रहा था, टिम पर दबाव बनाना, उसे ये एहसास दिलाना कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, न छिपने का न भागने का, और शायद वो खुद ही सरेंडर कर दे। अगली सुबह उसी दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि टिम ब्लैकबर्न ने फिर से कॉल किया था और उसने ठीक वही बातें दोहराई जो एफबीआई ने पहले से सिखाई थी। उस दोस्त ने कहा, मैंने उसे बताया कि उसका भाई और बहन इन लॉ अरेस्ट हो चुके हैं। एफबीआई एजेंट ने पूछा तो उसने क्या कहा। दोस्त का जवाब था वो गुस्से में था, बहुत गुस्से में। अब जेल ब्रेक के करीब 2.5 हफ्ते बीत चुके थे और उसी दिन एफबीआई एजेंट हेनरी श्लम्फ को एक कॉल मिली। कॉल लास वेगस स्वॉट यूनिट के एक अफसर की थी जिसने एक ऐसे शख्स से बात की थी जो दावा कर रहा था कि उसे टिम ब्लैकबर्न की लोकेशन पता है। हेनरी को पहले तो शक हुआ, उसे यकीन नहीं था कि ब्लैकबर्न वापस लास वेगस आने की गलती करेगा। लेकिन फिर उसने स्वॉट अफसर से एक ही सवाल पूछा, उससे पूछो क्या वो टिम की बेटियों के नाम जानता है? और जवाब आया, हाँ वो जानता है। इतना काफी था यह समझने के लिए कि वो शख्स ब्लैकबर्न को सच में जानता है। इन्फॉर्मेंट ने बताया कि टिम फिलहाल एक लॉन्ग टर्म मोटेल में छिपा हुआ है। एफबीआई एजेंट हेनरी श्लम्फ स्वॉट के 2 अफसरों के साथ तुरंत उस लोकेशन के लिए रवाना हो गए। मोटेल पहुंचने के बाद एफबीआई एजेंट्स ने मैनेजर को टिम और सोफिया की तस्वीरें दिखाईं और पूछा, क्या आपने इन दोनों को कभी देखा है? मैनेजर ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, नहीं, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा और ये हमारे मोटेल में रजिस्टर्ड भी नहीं है। लेकिन एजेंट हेनरी को अब भी शक था, सस्पिशन अब भी जिंदा था। इसलिए हेनरी ने फैसला किया कि वो खुद एक कमरा किराए पर लेंगे और वहां से पूरी प्रॉपर्टी पर नजर रखेंगे। उधर स्वॉट अफसरों ने मोटेल की पार्किंग में खड़ी हर गाड़ी के नंबर चेक की, लेकिन कोई भी गाड़ी चोरी की नहीं थी और न ही किसी पर ब्लैकबर्न या उसके जानने वालों का नाम था। ऐसा लग रहा था कि ये लीड भी झूठी निकलेगी, लेकिन एफबीआई ने हार नहीं मानी। अब उन्होंने अगला प्लान तैयार किया। पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक सिक्योरिटी गार्ड नॉइज कंप्लेंट का बहाना बनाकर हर दरवाजे पर दस्तक देगा और जब गार्ड ने एक अपार्टमेंट के दरवाजे पर नॉक किया तभी दरवाजा खुला और बाहर निकली सोफिया ब्लैकबर्न। वो एकदम नॉर्मल दिख रही थी, मुस्कुरा रही थी और उसने सीधे पूछा, बाहर क्या चल रहा है? एजेंट हेनरी बताते हैं, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो सामने खड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे पिछले 17 दिनों में कुछ हुआ ही नहीं हो। अब शक और गहरा गया, क्योंकि अगर सोफिया वहां है तो क्या टिम ब्लैकबर्न उसी अपार्टमेंट में छिपा हुआ है? एजेंट हेनरी श्लम्फ ने जैसे ही सोफिया को देखा, उन्होंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत बैकअप बुलाया। कुछ ही मिनटों में एफबीआई की क्रिमिनल अप्रीहेंशन टीम, स्वॉट यूनिट, यूएस मार्शल्स और कई पेट्रोल यूनिट्स उस लोकेशन पर पहुंच गईं। पूरी बिल्डिंग को घेर लिया गया और हर अपार्टमेंट को खाली कराया गया, बस उस एक अपार्टमेंट को छोड़कर जहां एजेंट्स को यकीन था कि टिम ब्लैकबर्न छिपा हुआ है। अब सब तैयार थे और फिर एफबीआई ने वही किया जो वो 99% फ्यूजिटिव केसों में करते हैं। एफबीआई की क्रिमिनल अप्रीहेंशन टीम ने उस अपार्टमेंट में फोन किया और कॉल रिसीव होते ही कहा, मुझे टिम ब्लैकबर्न से बात करनी है। टीम का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यही होता है, वो सामने वाले को सीधे साफ शब्दों में बताते हैं, हमें पता है कि तुम अंदर हो, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम शांति से बाहर आ जाओ। हम बस चाहते हैं कि ये सब बिना किसी नुकसान के खत्म हो। एजेंट हेनरी श्लम्फ वहीं खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि टिम ब्लैकबर्न कभी भी दरवाजा खोलेगा और बाहर निकल आएगा। वो सोच रहे थे कि अब टिम को उसी जेल में भेजा जाएगा जहां से वो भागा था, या फिर किसी नए हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर में। लेकिन कुछ मिनट बीत गए और टिम बाहर नहीं आया। तभी टीम के एक मेंबर ने कहा, एजेंट हेनरी, वो आपसे बात करना चाहता है। फोन हेनरी को सौंपा गया, उन्होंने कॉल रिसीव की। हेलो टिम। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, ये टिम ब्लैकबर्न ही था। अब हेनरी की एक ही जिम्मेदारी थी, उसे फोन पर बनाए रखना, क्योंकि जब तक टिम बात कर रहा है तब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हेनरी ने टोन को बदला और बातचीत को एक इंसानी मोड़ दिया। पिछले 3 हफ्ते तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे, टिम ने जवाब दिया।
हाँ, मैं बच्चों को सैन डिएगो ले गया था। क्या आप कभी वहां गए हो? इस एक लाइन से बहुत कुछ साफ हो गया। वो मेक्सिको बॉर्डर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन वहां नहीं गया। वो लास वेगस लौट आया था। हेनरी को समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा क्यों करेगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था, क्या उसकी बेटियां अब भी उसके साथ हैं? और तभी फोन के बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई दी, बच्चों की हंसी। एजेंट हेनरी श्लम्फ का सबसे बड़ा डर अब सच साबित हो चुका था। रेडियो पर साफ साफ कंफर्म किया गया, 2 बच्चे कमरे में हैं। रिपीट, कमरे में 2 बच्चे मौजूद हैं। स्वॉट टीम ने पूरे अपार्टमेंट को घेर लिया था। हर एजेंट अपनी जगह पर था, तैयार, बिल्कुल अलर्ट। अगर टिम ब्लैकबर्न जरा भी हिंसक होता तो होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन उसी पल शुरू हो जाना था, क्योंकि अब अंदर सिर्फ एक भगोड़ा नहीं था, वहां थी उसकी पत्नी सोफिया और उसकी 2 नन्ही बेटियां। फोन पर टिम ने कहा, हेनरी, क्या तुम हमें जाने नहीं दे सकते? हेनरी श्लम्फ ने सीधा और शांत जवाब दिया, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। टिम की आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक थकी हुई, टूटी हुई जिद थी। मैं वापस जेल नहीं जा रहा यार। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां मुझे जेल में आकर मिले। वो बार बार यही दोहरा रहा था, मैं वापस जेल नहीं जाऊंगा। FBI एजेंट्स अब एक नए डर में थे। क्या टिम अब खुद को या अपने परिवार को नुकसान पहुंचाएगा? हेनरी ने फिर एक कोशिश की, टिम, अब वक्त है बाहर आने का, सब खत्म करने का। अब हालात बिल्कुल साफ थे। एक हथियारबंद आदमी, मानसिक रूप से टूटा हुआ, एक छोटे से अपार्टमेंट में बंद था अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चियों के साथ। मोटेल को पूरी तरह घेर लिया गया था लास वेगस की रोशनी से। बस थोड़ी ही दूरी पर एक अपार्टमेंट के अंदर अंधेरे का सबसे बड़ा खतरा अब हर पल और गहराता जा रहा था। टिम की आखिरी शब्दों में सिर्फ एक बात बार बार गूंज रही थी, मैं वापस नहीं जा रहा। बस यही है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। टिम ब्लैकबर्न अब सिर्फ एक भगोड़ा नहीं था, वो एक डेस्परेट पिता था जो नहीं चाहता था कि उसकी बेटियां उसे सलाखों के पीछे देखें। FBI एजेंट हेनरी श्लम्फ ने उसे मनाने की हर कोशिश की कि वो बाहर आकर सरेंडर कर दे। नेगोशिएटर्स वहां मौजूद थे, लेकिन टिम किसी और से बात नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ हेनरी से बात करता था। हर बार वही दोहराता, मैं वापस जेल नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता मेरी बेटियां मुझे जेल में देखें। अब FBI की कोशिश ये थी कि कम से कम उसकी बेटियों को उस अपार्टमेंट से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हेनरी श्लम्फ की बातचीत कभी सोफिया से होती, कभी टिम से, और कई बार ऐसा लगता कि शायद सोफिया से बात करके चीजें सुधर रही हैं। लेकिन जैसे ही वो फिर टिम से बात करती, सब फिर से वहीं लौट आता जहां से शुरू हुआ था। टिम का उस पर बहुत गहरा असर था, आखिर वो उसका पति था। सोफिया डरी हुई थी, उसे लग रहा था कि अगर वो बच्चों को लेकर वहां से निकलती है तो टिम खुद को मार लेगा, और वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। बातचीत में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे थे। कभी ऐसा लगता कि टिम मान जाएगा, तो अगले ही पल जैसे सारी उम्मीद टूट जाती। हेनरी ने फिर कहा, टिम, अब आ जाओ यार, अब बहुत हो गया। लेकिन टिम का अगला सवाल सुनकर सब सन्न रह गए। हेनरी, बता, अगर मैं खुद को गोली मार लूं तो सिर में किस जगह मारना सबसे सही रहेगा? उसने ये सवाल पूछा जैसे अब सब खत्म करने वाला हो। हेनरी ने उसकी आवाज में टूटन महसूस की और तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। टिम, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, यह आखिरी रास्ता नहीं है। फिर उसने पूछा, बच्चे कैसे हैं? और टिम ने जवाब दिया, मैंने उन्हें बाथटब में रख दिया है, उनकी सुरक्षा के लिए। CWAT कमांडर अब पहले से भी ज्यादा चिंतित हो गया था, क्योंकि बच्चों को बाथटब में बंद करना सिर्फ सुरक्षा का इंतजाम नहीं, बल्कि ये एक मर्डर सुसाइड प्लान का हिस्सा भी हो सकता था। अब वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। स्वॉट टीम ने फैसला किया, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो फोर्सफुल एंट्री की जाएगी। अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक एक्सप्लोसिव चार्ज सेट कर दिया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर सेकंड्स के अंदर भीतर घुसा जा सके। और फिर 4 घंटे की लंबी, थकाऊ और अनिश्चित बातचीत के बाद स्वॉट टीम ने आखिरकार अपार्टमेंट में एंट्री ली। टीम सीधे पीछे की तरफ गई, बाथरूम की ओर, जहां बच्चों को रखा गया था। हर सेकंड अब कीमती था और खतरे से भरा हुआ। और तभी एक आखिरी गोली चली। स्वॉट टीम जब बाथरूम तक पहुंची, उन्होंने देखा टिम ब्लैकबर्न जमीन पर गिर रहा था, अपनी ही चलाई हुई गोली से घायल। अंदर का नजारा उस गोली से भी ज्यादा खौफनाक था। बाथरूम में स्वॉट टीम को सोफिया की लाश मिली और 2 बच्चियां, जिन्हें सिर में गोली मारी गई थी, वे अब भी जिंदा थीं,
मगर सिर्फ बेयरली। टीम ने बिना एक पल गवाए उन्हें पैरामेडिक्स तक पहुंचाया, लेकिन बच्चे रास्ते में ही दम तोड़ गए। स्वॉट अफसर कैसल निशिमोटो ने बाद में कहा, हमारे साथी अफसरों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। हमारा मिशन था जिंदगी बचाना और हम विफल रहे। ये विनाशकारी था जैसे किसी कहानी का सबसे बुरा अंत। कुछ हफ्तों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ, टिम ब्लैकबर्न ने ही पहले अपनी पत्नी, फिर बेटियों को मारा और फिर खुद को गोली मार ली। एक ऐसा पिता जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ महीनों बाद लास वेगस की फेडरल कोर्ट में राइली बेट्स और उसकी गर्लफ्रेंड ने चोरी के पैसे रखने की बात कबूल की। उन्हें सहयोग करने के बदले 1-1 साल की सजा सुनाई गई। ब्लैकबर्न की सिस्टर इन लॉ को भी FBI को गुमराह करने और जांच में रुकावट डालने के लिए 1 साल की जेल हुई। और टिम का भाई रॉबर्ट बेट्स, जिसने बैंक रॉबरी की बात कबूल की, उसे 24 साल की सजा दी गई। FBI एजेंट हेनरी श्लम्प्स अब इन सब घटनाओं के साथ अपनी शांति बना चुके हैं। उन्होंने कहा, आखिरकार टिम ही जिम्मेदार था। वो लास वेगस वापस मरने के लिए ही आया था। मुझे नहीं लगता कि वो कभी वहां से खुद बाहर निकलने वाला था या किसी और को निकलने देने वाला था। टिम ब्लैकबर्न ने अपने अंजाम का रास्ता खुद चुना था, लेकिन उस रास्ते पर साथ थीं 2 मासूम जानें जिन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। FBI की तमाम कोशिशों के बावजूद वो 2 मासूम बच्चियां वापस नहीं आ सकीं। ये कहानी एक क्राइम की नहीं, एक टूटे हुए इंसान की है जिसकी आखिरी लड़ाई सबसे पहले अपने आप से थी। कहानी YT पर हम फिर लौटेंगे एक और सच्ची, सस्पेंस से भरी कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।